उत्तराखंड में निकाय चुनाव और फिर 2024 में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी एक्शन में है। संगठन और सरकार दोनों ही स्तर पर रणनीति तैयार हो चुकी है। इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ में उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी मौजूद हैं। महेंद्र जी, पहले तो आपका न्यूज 18 पर बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और सवालों पर मैं आऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले जानना चाहूंगी आपसे, कल प्रधानमंत्री मोदी जी से आपकी मुलाकात हुई है, मुलाकात कैसी रही? देखिए, वैसे तो शिष्टाचार भेंट थी और जब मेरा मन भी था उनसे मिलने का कि माणा में जो हमारा सीमांत गांव है और मैं कह सकता हूँ देश का पहला गांव जिसको मोदी जी ने पहले गांव की संज्ञा दी है, उस गांव में उनका आना हुआ था। औपचारिक बातचीत हुई थी, लेकिन विधिवत रूप से उनसे मेरा मिलना और उनके द्वारा जिस प्रकार का स्नेह उत्तराखंड राज्य के प्रति रहता है वो भी कल उनके सामने जो विषय आए तो मुझे लगा कि वो दृष्टिकोण उनके मन में आज भी है। जहाँ उन्होंने बद्रीनाथ के भव्य स्वरूप के लिए जो मास्टर प्लान से काम चल रहा है उसकी जानकारी मुझसे चाहिए। इसके साथ साथ इस वर्ष चारधाम यात्रा में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा संख्या में आएंगे, तो उनकी व्यवस्थाओं संबंधी की चिंता उनके मन में थी। इसके साथ साथ ऑल वेदर रोड है, भारतमाला रोड है, इन सारे विषयों को लेकर उनकी वर्तमान प्रगति रिपोर्ट के बारे में मेरे पास जो भी जानकारी थी मैंने उनके सामने रखी है। और मैं कह सकता हूँ और मैं हर जगह ये बात को बोलता भी हूँ कि मोदी जी का जन्म भले गुजरात में हो, उनकी आत्मा उत्तराखंड में बसती है। और हमारे उत्तराखंड के चाहे धार्मिक पर्यटन का क्षेत्र हो, साहसिक पर्यटन का क्षेत्र हो, और वहाँ पर जो श्री अन्न जो नाम दिया गया है, खासतौर पर चाहे वहाँ की जड़ी बूटी का विषय हो और बड़ी मात्रा में जो मोटा अनाज जो होता है उस सब के विषय में जिस प्रकार की मार्केटिंग आज मोदी जी ने पूरे विश्व के अंदर दी है और उसमें बहुत बड़ा योगदान उत्तराखंड का रहने वाला है। इन सारे विषयों को लेकर लगभग 15-20 मिनट हमारी बातचीत हुई। उन्होंने सारे विषय पर एक प्रकार से एक मैं कह सकता हूँ कि किस रूप में चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए उसका उनका एक अच्छा सुझाव ये हमको प्राप्त हुआ है कल। ठीक है। और 8 अप्रैल की अगर हम बात करें तो प्रशिक्षण कार्यक्रम भी होने जा रहा था विधायकों का, जिसमें आप प्रशिक्षण देने वाले थे और उसके बाद में उसमें फेरबदल की भी कुछ जानकारी मिली, तो क्या कुछ कार्यक्रम में बदलाव हो सकते हैं ये भी बताइएगा। और साथ ही क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में जुड़कर मार्गदर्शन दे सकते हैं? देखिए, 8, 9, 10 तारीख हमने जो हमारे विधायक हैं उनके जो नए विधायक थे उनके प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखा था। और क्योंकि कर्नाटक चुनाव होने के कारण अब कुछ की तिथि हम परिवर्तित करेंगे, केंद्र से बातचीत पुनः होगी। और मुझे खुशी है कि मैं उसी संदर्भ में माननीय मोदी से मैंने बातचीत की है, तो उन्होंने कहा कि भविष्य में वो वर्चुअली उस मीटिंग से जुड़ेंगे। और मुझे खुशी है कि क्योंकि उत्तराखंड के अंदर मोदी जी के प्रति जो जन सौहार्द का जो माहौल है, जो प्रभाव है, उस प्रभाव के कारण हमारे विधायकों को उनका जो मार्गदर्शन मिलेगा वो आगामी दिनों में उत्तराखंड के राज्य के विकास में सहायक सिद्ध होगा। और बहुत जल्दी जब तिथि तय होगी तो मोदी जी का उसमें निश्चित रूप से हमको मार्गदर्शन मिलेगा। साथ साथ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी उसमें रहेंगे, हमारे जो राष्ट्रीय महामंत्री संगठन BL संतोष जी रहेंगे, हमारे पीयूष गोयल जी जो हमारे मंत्री हैं, भारत सरकार के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी है, ऐसे बहुत सभी लोगों को उन्होंने आमंत्रित करेंगे। और जो विधायकों को जो विधायी व्यवस्थाएं हैं, इसके साथ साथ संगठन और सरकार का तारतम्य का विषय है, तालमेल का विषय है, इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी का जो विचार है, इन सारे विषयों को लेकर उसमें ये 2 दिन का ये वर्ग रहेगा। तो स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूँ कि नए जो विधायक हैं उनके मार्गदर्शन के रूप में बड़ा काम करेगा। महेंद्र जी, 2024 को लेकर बीजेपी की क्या रणनीति है? क्योंकि अगर विपक्ष की बात करें तो भर्ती धांधली हो या फिर जोशीमठ का मुद्दा हो, विपक्ष के पास में कई सारे मुद्दे हैं, तो ऐसे में बीजेपी की क्या कुछ रणनीति रहेगी? और उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं कि हारी हुई सीटों पर बीजेपी का ज्यादा फोकस है, तो क्या उत्तराखंड में भी हारी हुई सीटों पर फोकस रहेगा? और वो कौन से मुद्दे रहेंगे जिसको लेकर आप लोग जनता के बीच जाएंगे? देखिए, उत्तराखंड का भारतीय जनता पार्टी लगातार 2 बार से 5 लोकसभा हम लोग जीत रहे हैं और जीत का मुख्य कारक हमारा कार्यकर्ता होता है। आज जब नया संगठन बना तो हमने प्रयास किया कि अपने संगठन का विस्तार हम बूथ लेवल तक ले जा सकें और उस दिशा में हमने जहां शक्ति केंद्र की हमारे टीम कंप्लीट हो गई है, इसके साथ साथ हमने बूथ कमेटी इसकी भी हमने टीम कंप्लीट कर दी है और पन्ना प्रमुख और पन्ना टोली तक हम अपने कार्य का विस्तार करेंगे। और इसके साथ साथ अभी केंद्र सरकार की योजनाओं का जो दस्तावेज था महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण का, उसको लेकर भी हम बूथ तक गए हैं। अभी हम लोग जो राज्य सरकार का बजट है, केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं,
उसको लेकर हम प्रत्येक दरवाजे जाने वाले हैं और हमारा प्रयास रहेगा कि केंद्र की योजनाओं को, राज्य सरकार की योजना को हम जनता के बीच तक पहुंचा सकें। इस बीच में ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत से प्रश्न अपोजिशन द्वारा खड़े किए गए, खासतौर पर उत्तराखंड के दृष्टिकोण से हमने जो अपना संकल्प पत्र जनता के सामने रखा था 2022 के चुनाव में, तो मैं कह सकता हूँ संकल्प पत्र पर हम चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। जहां हमने जनता से कहा था कि हम उत्तराखंड के जो यहाँ के आंदोलनकारी, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी, उनको हमने 10% आरक्षण की उसमें कैबिनेट में उसकी घोषणा हो चुकी है। इसके साथ साथ उत्तराखंड में बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। उत्तराखंड राज्य के आंदोलन में बहनों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है और हमने 30% शिक्षा के क्षेत्र में क्षेत्रीय आरक्षण की व्यवस्था बना दी है। जबरन धर्मांतरण हो, क्योंकि देवभूमि है और जबरन धर्मांतरण के जो मामले आ रहे थे उसको संज्ञान में लेते माननीय मुख्यमंत्री जी ने जबरन धर्मांतरण रोक के लिए कानून उत्तराखंड में पास हो गया है। इसके साथ साथ उत्तराखंड राज्य में हम लोग समान नागरिक संहिता का एक जो विधेयक है उसको हम बनाने जा रहे हैं और उसके जन सुझाव हमने उसमें ले लिए। वो सरकार को भी सुझाव पहुंच गए हैं। बहुत जल्दी कमेटी अपनी रिपोर्ट के आधार पर वो बहुत जल्दी उसका एक एक्ट कानून उस रूप में बन जाएगा। तो मैं कहता हूँ उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत बड़ी चीज़ रही है। जहाँ तक नकल अध्यादेश का विषय है, उत्तराखंड के अंदर अब भविष्य के अंदर नकल करना और नकल कराना ये दुआ सपनों बन के रह जाएगा। कि मैं कह सकता हूँ ऐसा सख्त कानून, आज दूसरे राज्य भी उस कानून को समझ रहे हैं, उसको अपनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे राज्य के अंदर ये केवल चर्चाएं होती थी। हर भर्ती में नकल की चर्चाएं होती थी। पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी है जिन्होंने एक एक शख्स को जो इसमें सम्मिलित था उसको जेल की सलाखों में डाला और ऐसा कानून बना दिया। आज उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। 10 करोड़ रुपए नकल को लेकर आपने बात कही, नकल को लेकर कानून बना, उसके बाद में हमने कई सारे एक्शन भी देखे, कई सारी गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन समान नागरिक संहिता का आपने यहां पर जिक्र किया, तो क्या 2024 से पहले ही इसे भी लागू कर दिया जाएगा? निश्चित रूप, क्योंकि लगभग उसमें सहमति बन चुकी है। लोगों का जो सुझाव थे वो ले लिया, कमेटी अपना ड्राफ्ट तैयार कर रही है और बहुत जल्दी मुझे लगता है हम उसको, क्योंकि हमारा घोषणा पत्र का हिस्सा है और उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी कानून के रूप में हम सबके सामने होगा। ठीक है। और निगमों और बोर्ड के अध्यक्षों को लेकर बार बार ये बात सामने आती है कि सूची तो बन चुकी है लेकिन अभी तक अध्यक्षों की तैनाती नहीं हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण कि काफी ज्यादा वक्त लग रहा है? देखिए, संगठन जब नया बनता है तो पहले संगठन के विस्तार पर हम सब लोगों का ध्यान था और मैं कह सकता हूँ कि आज संगठन विस्तार हमारा शक्ति केंद्र स्तर तक कंप्लीट हो गया है और अब हमारे द्वारा राज्य स्तर पर वो पूरी जो अपने ऐसे प्रमुख कार्यकर्ता हैं जो दायित्व में पहले भी रहे हैं और जिनका उपयोग हम आगामी दिनों के नगर पालिका चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में करने वाले, ऐसे कार्यकर्ताओं को सरकारी दायित्वों से नवाजा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सूची केंद्र नेतृत्व को सौंप दी है और बहुत जल्दी मैं कह सकता हूँ अब विलंब नहीं है, यथाशीघ्र ऐसे कार्यकर्ताओं को अब दायित्व की श्रेणी में हम लोग लाएंगे। ठीक, लेकिन महेंद्र जी, एक अमित शाह का जो बयान है वो काफी ज्यादा चर्चा का विषय इस वक्त बना हुआ है। मैं चाहूंगी कि जरा उस बारे में आपका क्या रिएक्शन है वो भी आप बताइएगा, क्योंकि अमित शाह ने सीबीआई जांच को लेकर कहा कि मेरे ऊपर भी कई सारे फर्जी मुकदमे लगाए गए और अधिकारियों का कहना होता था कि सिर्फ मोदी का नाम ले दो, तो उस पर आपका रिएक्शन? देखिए, अमित जी का जो बयान था वास्तव में एक मार्मिक बयान मैं कह सकता हूँ। देश के ऐसे नेता की छवि खराब करने का प्रयास कांग्रेस के शासनकाल में हुआ और उस समय की जो परिस्थितियां थी, जिस प्रकार का वातावरण तैयार किया गया था, अगर वो दिल से भाव उनके दिल से निकले तो आज भारतवर्ष की जनता इस बात को स्वीकार कर रही है कि उस समय सीबीआई और बाकी एजेंसियां किस रूप में काम करती थी। लेकिन आज जिस विषय को लेकर चीजें जोड़ी जा रही है, राहुल गांधी जी की सदस्यता पहले सांसद भी गई हो और सांसदों भी गई है, आखिरकार उनके लिए भी न्यायालय के दरवाजे खुले थे। अभी 2-3 दिन पहले ही एक सांसद जी ने अपनी सदस्यता बहाल कराई है। तो किसने मना किया? जो लोग रात के 2-2 बजे कोर्ट खुलवाते थे, न्यायालय खुलते थे, ऐसे लोगों को न्यायालय में जाने से किसने रोका? और अनेकों बार राहुल गांधी ने माफी मांगी है, हर विषय पर मांगी है। अगर ओबीसी समाज के लिए अगर आपत्तिजनक कोई बात कही गई है और ओबीसी समाज ने ये मामला कोर्ट में वो ले गए हैं और स्वयं रूप से माफी मांग ली होती थी, स्थिति आज निर्माण नहीं होती। इसके साथ साथ जिस कानून के वो स्वयं पक्षधर थे, जिस कानून के बारे में जब संशोधन उन्हीं की सरकार द्वारा आ रहा था, उस पर मंच पर उसको फाड़ कर फेंकना, तो आज तो वो कानून की जकड़ में खुद आए हैं। और स्वाभाविक रूप से मैं कह सकता हूं जब न्यायालय को निर्णय लेता है तो न्यायालय के निर्णय को शिरोधार्य करना चाहिए। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, बिल्कुल न्यायालय का कोर्ट सभी को मान्य होना चाहिए। और हमारे साथ में महेंद्र भट्ट जी जुड़े हुए थे जिन्होंने कई सारे मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। हमारे साथ में जुड़ने के लिए महेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया। तो